चलें क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं मेरे बच्चे। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पास पेपर सेशन है हमारा। और आज मैं स्क्रीन पहले शेयर कर दूं, एक मिनट। आज हम लोग अक्टूबर नवंबर 2023 का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। रिसेंटली पेपर है 5054 और वेरिएंट है इसका 21। 1 hour 45 minutes होता है इसका टाइम पीरियड। तो आज हम लोग ये वाला पेपर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। चलें जी क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज इसका। फिगर 1.1 शोज फिगर 1.1 shows a toy rocket। ठीक है, दिस इज और a toy rocket बेसिकली। ठीक है, और इस टॉय रॉकेट में आपके पास क्या चीज़ हो रही है, एक मिनट। हाँ, इस टॉय रॉकेट में क्या चीज़ हो रही है, एग्जामिनर क्या चीज़ बोल रहे हैं? एग्जामिनर बोल रहे हैं कि ये एक टॉय रॉकेट है। द रॉकेट इज हाफ फिल्ड विद द वाटर एंड कनेक्टेड बाय द रबर ट्यूबिंग बाय अ ट्यूब, sorry, by a pump. Air is then pumped into the rocket so that pressure of the air inside the rocket increase। ऐसे होते प्रेशर बढ़ेगा। Explain in term of particle why the air in the rocket exert a pressure on the wall of the rocket। जी, किस वजह से प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। जी मेरे बच्चे, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स एग्जामिनर बोल रहा। 3 मार्क्स का है जी। किसी का आया है मैसेज। When the air takes up space inside the water molecule will collide with the wall the more frequent and the rocket is moved gently tightly। Okay, और वेरी गुड मेरे बच्चे, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है, मूव एंड दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। वाटर बॉडी को ऑल्सो कोलाइड विद द एयर पार्टिकल। वेरी गुड। ओके, अब आप इसका आंसर लिखोगे कि पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड। ठीक है, पार्टिकल जैसे मूव होंगे कोलाइड होंगे, बट कोलाइड किससे होंगे? विद द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर और द इनर वॉल ऑफ द रॉकेट बोल दो, कंटेनर बोल दो, एक ही बात है। And we can say that the force is exerted on a specific area. So you can say that particles move and they collide with the wall of the rocket so that force is exerted by the collision on an area। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। नंबर नेक्स्ट, the temperature of the air in the rocket remains constant as air is pumped into the rocket। ठीक है,
जैसे ही एयर पम्प्ड होगा रॉकेट में तो क्या चीज़ होगी, एक्सप्लेन वाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एयर पार्टिकल इन द रॉकेट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर इन द रॉकेट। जल्दी से बताएं। एक्सप्लेन वाई increasing the number of air particles in the rocket increase the pressure of the air in the rocket। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है प्रेशर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा खुजैमा, सही है आपका आंसर। यस, सेकंड पार्ट, जाहिर सी बात है जितने पार्टिकल्स कोलाइड होंगे, कोल्यूशन अकर होगा एंड दीज पार्टिकल्स आर हिट। ठीक है, नहीं बेटा अभी आपने मोमेंटम की से बात नहीं करनी। ठीक है, देन दीज पार्टिकल हिट विद द ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड एट दैट पॉइंट द प्रेशर इज ऑल्सो प्रोड्यूस ओवर देयर। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे more collision will occur due to this more force or pressure is applied on per unit टाइम। ठीक है, एक तरह से प्रेशर ही अप्लाई हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही होगी। नंबर नेक्स्ट, अब बेटा इन टर्म ऑफ मोमेंटम एग्जामिनर ने बोला है, तो अब आपको मोमेंटम की प्रेजेंस में इसका आंसर करना है। ठीक है, ठीक है उस्मान, अब आपको प्रेजेंस मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पे। वाई एयर प्रेशर इन द रॉकेट इज हाई, क्यों एयर प्रेशर हाई हो रहा है? द रबर ट्यूबिंग इज रिमूव फ्रॉम द रॉकेट, द वाटर इन द रॉकेट इज एक्सपेल्ड डाउनवर्ड। जाहिर सी बात है जो भी रॉकेट के अंदर जो पानी था वो निकल जाएगा बैक साइड से, जैसे आप ट्यूब जब रिमूव करोगे। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मोमेंटम वाई द रॉकेट बिगिंस टू एक्सलरेट अपवर्ड, लेकिन वो एक्सलरेट होगा अपवर्ड, क्यों, ये आपको बताना है। जी मेरे बच्चे जल्दी से बताएं। जी कोई आंसर करेगा मुझे इसका? शाबाश। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। आप लिखेंगे when the water gain or expelled the momentum occurs downward at that point, at that time लिखते हैं, that time momentum conserved and rocket moves upward and accelerated।
एंड इट एक्सलरेटेड. आप इस तरह से ये वर्डिंग सीख सकते हैं. इन शॉर्ट, वेरी गुड बेटा अशद. इन शॉर्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाएगा. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ना. ठीक है ना. उनका मैग्नीट्यूड तो क्या था? सेम था, लेकिन उनकी डायरेक्शंस कैसी थी? ऑपोजिट थी. Yes beta, is it clear to all of you? कोई मसला किसी को है यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, good. Now move on the next part. See part number 1. C का हम करेंगे. Suggest two reasons for the change in acceleration of the rocket. As the water is expelled from the rocket, the upward acceleration of the rocket changes. जाहिर सी बात है, upward acceleration हो रहा है rocket की, जो कि changes occur हो रही है. Suggest two reasons for the change in the acceleration of the rocket. दो reasons बताएं जिससे change in acceleration हो रहा होता है rocket का. जी. Mass and pressure decrease and air resistance acts. अच्छा. Mass of the rocket, mass of water and rocket decrease. Due to this, the pressure is also decrease. Mass of rocket is decrease. Very good. Mass of rocket is decreases and pressure is also decreases. And the gravitational force, you can say that, or the speed, you can say that, is also decrease. Gravitational force, or you can say that gravitational field strength, एक ही बात होती है. Strength decreases. Clear? Now move on the next part. Next part. A lorry, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रक, इज एट रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड. रेस्ट पोजीशन में मूव नहीं हो रहा. A constant driving force of 5.4 into 10 power 4 Newton acts on the lorry and it accelerates forward. Define what is mean by acceleration. Yes, acceleration की definition बता दें. अच्छा, लास्ट पार्ट में दोबारा से शो कर देता हूँ. जिनको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है मेरे बच्चे, वो जल्दी से मुझे बता दें. रेट एंड इंक्रीज नहीं होता भाई. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. Rate of change of velocity in a unit time interval is called acceleration, and its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. ठीक है. एज द लॉरी मूव फॉरवर्ड, वर्क इज डन ऑन इट.
बाय द ड्राइविंग फोर्स। जाहिर सी बात है वर्क डन होगा इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स की वजह से। स्टेट द इक्वेशन दैट डिफाइंस वर्क डन रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, अब आपको क्या बतानी है, स्टेट द इक्वेशन दैट डिफाइंस वर्क डन। इक्वेशन बोला है ना एग्जामिनर ने, तो आप इक्वेशन ही लिखोगे, आप फॉर्मूला वो नहीं लिखोगे। लाइक जैसे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी नहीं लिखोगे, इक्वेशन बोला, इक्वेशन बोला जाता है वर्डिंग्स में लिखने को। ठीक है, वर्डिंग्स में लिख दें, फोर्स मल्टी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये लिखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाजमी लिखना है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, वर्क डन, क्योंकि एग्जामिनर ने ये देखो बोला हुआ है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह से लिखना है मेरे बच्चे। यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल गुड ऑल ऑफ यू? आगे चले, नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करें जल्दी से। वन 1.5 इंटू 10⁻7 जूल्स। वेरी गुड बेटा शाफे, एक्सीलेंट। आपने सिंपल सॉल्व किया होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, द फोर्स इज बेसिकली गिवन विच इज 5.4। ये देखें ऊपर दिया हुआ है फोर्स 5.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन। एक मिनट मेरे बच्चे, 5.4 into 10⁻7 and your distance is 280 meters। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 into 10⁻7 जूल्स। तो 1.5 into 10⁻7 जूल्स आप लिख देंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक बच्चे का मसला आ रहा है, उसका रीजॉइन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, मैं ज़रा सा चेक कर लूँ। आप लोग जब तक ये कॉपी कर लें। चलें भाई, नंबर नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट सॉल्व करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी थर्ड पार्ट सॉल्व करने जाएंगे पहले तो। जल्दी से सॉल्व करें। शाबाश हरियम।
क्या निकाला आंसर, मास क्या निकलेगा, जल्दी से मुझे बताएं। हाफ mv square. So the energy is 3.2 times 10 power 6 joules. You have to find out the mass and v is your the 12 square. 2 डिवाइड है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई, और 12 का स्क्वायर होता है 144 टाइम्स 2 144 equal to m, so that your mass become 4.4 into 10 power 4 kg. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा. ऑल गुड. Number next. When the temperature of a liquid increase, the kinetic energy of its particle increase and the liquid expands. जाहिर सी बात है, फिर लिक्विड क्या होने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा. थर्मल से रिलेटेड है. एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू पार्टिकल व्हाई अ लिक्विड एक्सपेंड व्हेन हीटिंग. लिक्विड एक्सपेंड क्यों होगा ड्यूरिंग द हीटिंग. जल्दी से बताएं. क्योंकि जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं ना, एक बात याद रखना, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ड्यू टू दिस देयर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज डिक्रीजेस. और हमारे पास उनका, वेरी गुड बेटा, डिस्टेंस भी बढ़ जाता है. ड्यू टू इट्स मूवमेंट दे मूव अपार्ट एंड वी कैन से दैट द पार्टिकल गेन देयर. Due to this the particle is move further apart, and due to this we can say that the particle expands more. So इस बात को ये इस तरह लिख देते हैं. During heating particles gain heat. Due to this it's, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज increases and attractive force is decreases, so that they move more frequently. ठीक है, so that they move more frequently. तूबा कहते हैं the particle will gain the more energy and they will have the more quickly and the collide frequently. Very good मेरे बच्चे, excellent. ठीक है, ये प्रॉपर आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. इसको आप लोग कॉपी कर लें, देख लें. इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल गुड टिल नाउ? चलें जी। नंबर 9, स्टेट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर दैट कॉज द एनर्जी टू द ट्रांसफर टू द वाटर दैट इज टचिंग द हीटर। जैसे ही हीटर टच करेगा, जाहिर सी बात है कि बेस ऑफ द कैटल, हमेशा याद रखना बेस ऑफ द कैटल पे जो हमें हीट मिलती है और एब्जॉर्ब हो रही होती है, द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज बेसिकली कॉल योर कंडक्शन। कंडक्शन हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। ओहो, एक मिनट यार, ठीक है। कंडक्शन के बाद बेटा कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में अकर होता है ना, तो वो तभी तो वो पूछ रहे हैं कि बेस ऑफ द कंटेनर, बेस ऑफ द कैटल बेसिकली। तो बेस ऑफ द कैटल में हमारे पास कंडक्शन होगा। हाँ, जब वही हीट चली जाएगी लिक्विड के ऊपर, तो फिर वहां पे फिर कन्वेक्शन अकर होना शुरू हो जाएगा। उस्मान, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सप्लेन हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू ऑल ऑफ द वाटर इन द केटल। अब यहाँ पर आपने कन्वेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस बता देना, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? फर्स्ट द हीट इज ट्रांसफर ऑन द बेस ऑफ द केटल विच इज योर कंडक्शन। फर्स्ट हीट इज receive at the base of the kettle which is conduction, so that after this heat transfer on liquid which is convection. At that point convection current is formed and less denser particles moves upward। और मैं बाकी आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, मैं ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट लिखेंगे ताकि आपके पास कंप्लीट मतलब जगह पर आंसर आ जाए, ठीक है। लेस डेंसर पार्टिकल्स मूव अपवर्ड एंड मोर denser particles move downward, ठीक है। ये कंप्लीट आपको चीज़ें बतानी है, ठीक है। जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो सिंक रहेंगे और जाहिर सी बात है वो नीचे आ जाएंगे हॉट, क्योंकि उनकी डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा है। जो पार्टिकल्स ने पहले हीट गेन कर ली है उनकी डेंसिटी कम हो गई है, दैट्स वाई दे मूव अपवर्ड। क्लियर? नाउ मूव ऑन द थर्ड पार्ट। जल्दी से मुझे बता दें थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है। स्टेट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द स्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्लूड द यूनिट इन योर आंसर। स्टेट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। एग्जामिनर ने क्या कहा? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। बॉइलिंग वाटर का क्या होता है टेम्परेचर? जल्दी से मुझे बता दें। वेरी गुड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर कोई
373 केल्विन भी लिख देता है तो भी सही है। केल्विन में लिखो या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो, एक ही बात है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। नंबर नेक्स्ट कैलकुलेशन है, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी निकालना है आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, मास दे दिया है आपको, कैटल ने जो कंटेन किया हुआ है मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया है। एग्जामिनर ने बोला इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करें, शाबाश जल्दी से निकालें इंटरनल एनर्जी। अब आप बोलेंगे कि सर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, टेम्परेचर हम कहाँ से लेंगे? मेरे बच्चे टेम्परेचर आपने इधर से लेना है, ये देखें ये दिया हुआ है टेम्परेचर, या इन दो लाइंस को पढ़ें। द हीटर इन अ kettle नियर टू द बेस ऑफ द kettle, the kettle is filled with water at a temperature of 17 degree centigrade and the heater is switched on 17 degree centigrade, but the what is boiling point पर भी पहुंच रहा है लिक्विड, ठीक है ना, बॉइलिंग पर भी पहुंच रहा है। इस वजह से अब आप क्या करोगे, 100 में से माइनस करवाओगे तो 83 आपके पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर आएगा, तो 83 को आप लेकर चलेंगे और फिर सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। सो इसको जल्दी से कैलकुलेट करें, शाबाश। यस बेटा डन। योर आंसर इज 8.6 बोल रहे हैं। उसामा ख्वाजा खुजैमा कह रहे हैं 8.7। वेरी गुड मेरे बच्चे, 8.6 इंटू 10 पावर 5 और 8.7 इज़ द करेक्ट वन। एक्सीलेंट, आप लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया है। मैं अब यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। वेरी गुड मेरे बच्चों। E इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। थर्मल एनर्जी आपको निकालनी है। मास कितना दिया हुआ है 2.5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ 4200। डेल्टा टी क्या दे दिया 83। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 87 इंटू 10 पावर 5 जूल्स। 87 इंटू 10 पावर 5। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आ गई? कोई मसला यहाँ तक, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा। ओके यस बेटा,
ईशल इमरान, आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं? आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है मेरे बच्चे, लेकिन ये बातें क्लियर हैं, ये वाला पॉइंट समझ आ गया? नंबर नेक्स्ट, लाइट एंड लेंसेज से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। अ रेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस, इतने हर्ट्ज है, ट्रैवल इन अ एयर एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, इतनी इसकी स्पीड है। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एयर ऑफ दिस रेड लाइट। ठीक है, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है रेड लाइट का, जल्दी से निकालो। किस फॉर्मूले से निकालोगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेरी गुड। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी मीन्स लैम्डा निकालना है, तो v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। v क्या है आपके पास? स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.7 × 10⁻14 हर्ट्ज। लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। जैसे जब लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ योर 6.4 × 10⁻⁻7 मीटर्स। m तो दिया हुआ है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ये देखो, ये जो रेड लाइट आ रही है ये लेस डेंसर मीडियम से आ रही है। ये वाला जो है हमारे पास ग्लास ब्लॉक, दिस इज योर अ मोर डेंसर, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं? लेस डेंसर। एक बात लाजमी याद रखना, व्हेन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लेस डेंसर टू द मोर डेंसर, लेस से मोर में आ रहा है, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग उसमें आ जाती है। नंबर नेक्स्ट, स्टेट व्हाट हैपेंड टू द स्पीड, टू द फ्रीक्वेंसी एंड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज इट इंटर्स द ब्लॉक। जैसे वो इंटर हो रहा होगा ब्लॉक में, तब आपको बताना है स्पीड कैसी होगी, इसकी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जल्दी से मुझे बताएं। स्पीड, स्पीड, वेरी गुड। कह रहे हैं स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ये देखो ना, तभी तो बेंडिंग हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम, स्टेज द सेम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। वेवलेंथ, जाहिर सी बात है जब स्पीड डिक्रीज हो गई तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग द एंगल शोन ऑन फिगर 4.1, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, शाबाश। n इज इक्वल टू साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा, साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा। मेरे बच्चे ये फॉर्मूला होता है। आई थीटा आपको दिया हुआ है 45, यहाँ पर आप पुट करोगे साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, इधर पुट कर दोगे साइन 30 डिग्री। कैलकुलेट करें क्या आंसर निकला, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर निकला? 1.41, ओके, so which is equivalent to 1.4. refractive index is 1.4. क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? Number next, the light continue along the path shown in figure 4.1 until it strikes the bottom surface of the block. Light then emerges into the air. ठीक है ना, जाहिर सी बात है एयर में निकल रही है। Draw on figure 4.1 to show draw figure 4.1 until it is, अच्छा कहाँ पे? Show the path taken by the light until it strikes the bottom surface and the path of the light that emerges into the air. ठीक है, एयर में ताकि निकल रही है। मैं इन शॉर्ट द इमर्जेंट लाइन आपको बनानी है, इसकी इमर्जेंट रे। सबसे पहले तो आप इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इसको आपने यूँ करके स्केल रखना है और ये देखें यूँ करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पर लाके एक रफ सा नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब जैसे ही जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ पर ये देखो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब एक बात याद रखना, मोर डेंसर से जब भी लेस डेंसर में आती है ना, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितने डिग्री अवे होगा? जितने डिग्री नॉर्मल से टुवर्ड्स गया था ना यहाँ पे, इतने डिग्री ही ये नॉर्मल से क्या जाएगा, अब अवे जाएगा। मीन्स के 30 डिग्री टुवर्ड्स गया था, अब 30 डिग्री ही आप रखोगे यूं करके अवे चला जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद ये एक्यूरेट बनाने का तरीका है। जब आप ड्रॉ कर लोगे, फिर आपने क्या करना है कि इसको रब कर देंगे आप यूं, इसको भी रब कर देंगे, और इधर आप लेबल कर देंगे इमर्जेंट रे। दिस इज योर द इमर्जेंट रे। क्लियर? इस तरह से आप इसको ना लेबल करके लाजमी दिखा देंगे, या आपके इसके फिर 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी मसला है तो मुझसे फिर पूछें। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन एयर, एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड जनक। यस मेरे बच्चों, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? यस बेटा, उम्मे हानी, उस्मान, खुजैमा, ज़ैनब, आयशा, तारिक, अशद, बिलाल, मरियम, शाफे, मुकर्रब, फातिमा, एनी कन्फ्यूजन मेरे बच्चे? कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा। ओके ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, इसी से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा सवाल है, जो इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास एक और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। मोस्ट ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज 3 रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द नेम ऑफ वन ऑफ दीज 3 रीजन इज द अल्ट्रावायलेट रीजन। जाहिर सी बात है अल्ट्रावायलेट रीजन है। स्टेट द नेम ऑफ द ऑल 3 रीजन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी। उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी, स्मॉलेस्ट, स्टेट द नेम ऑफ द 3 रीजन। स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी मुझे बताएं जल्दी से, किसकी होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन की, ठीक है, या तो विजिबल लाइट की, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। क्या हुआ, किसने आंसर दिया? रेडियो वेव्स, वेरी गुड। Radio waves, light has moderate frequency, okay. And the lowest frequency, lowest frequency सबसे ज़्यादा किसकी होगी? शाबाश, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सॉरी लोएस्ट तो बता दिया, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, ये वाली हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गामा रेज, और एक्स रेज भी आप लिख सकते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। Number next, some of the ultraviolet radiation emitted by the sun reaches the surface of the earth. Give one possible damaging effect of the ultraviolet radiation on the
human body and the property of the ultraviolet radiation that causes this damage. Damaging effect से हमें क्या चीज़ हो सकता है? It can cause the skin cancer. Best and the easiest है. प्रॉपर्टी, यस मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लॉस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज आयोनाइजिंग. ठीक है, इसके अंदर से निकल रहा है, आयोनाइज हो रहा होता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ ट्रांसवर्स वेव. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसवर्स वेव एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. सिंपल डिफरेंस है. ट्रांसवर्स वेव मूव transverse waves are in transverse wave move in moves लिखेगा. transverse waves vibrate perpendicular towards the direction of motion, whereas longitudinal waves moves parallel in the direction of motion of the wave. ठीक है, पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्टिकल्स कैसे मूव होते हैं? पैरेलल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव से. और ट्रांसवर्स वेव के कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मेरे बच्चे मूव हो रहे होते हैं. ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये सारे रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस इज योर होमवर्क. ठीक है, टिल क्वेश्चन नंबर 9, 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन अब आप लोगों के होमवर्क है. ये आप लोगों ने करके प्लीज़ मुझे सबमिट लाजमी करवाइएगा ताकि मैं इसको एक दफ़ा से चेक कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़बरदस्त इसी जनरेटर से रिलेटेड है. ये करने हैं लाजमी क्वेश्चन. फिर देखो ऑक्सीलेशन से रिलेटेड आ जाएगा और फिर इन दी एंड फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा. तो मेरे बच्चे ये लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा. कोई भी मसला हो फिर मुझसे पूछ लेना. ठीक है, आज की क्लास यहीं तक. इफ़ यू पीपल हैव एनी कन्फ्यूजन एंड क्यूरी देन यू कैन आस्क मी. ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू.